हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। क्लास 11th की साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं और आज हमने जो टॉपिक शुरू करना है वो है कंस्ट्रक्टिविज़म। हमने बहुत सारे इज़म जो है इसमें पहले पढ़े थे, जैसे स्ट्रक्चरलिज्म पढ़ा, फिर फंक्शनलिज्म पढ़ा, उसके बाद बिहेवियरिज्म की बात करी, जेस्टॉल्ट साइकोलॉजी की भी बात करी। अब जो आज हम पढ़ेंगे वो है कंस्ट्रक्टिविज़म। ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और इसके अंदर दो बहुत ही इम्पॉर्टेंट नाम आपको दिखेंगे। एक यहाँ पे लिखा हुआ है पियाजे और एक यहाँ पे नीचे दिया हुआ है वाइगॉट्स्की। ये दोनों नाम ऐसे हैं जो आपकी साइकोलॉजी में बार बार रिपीट होंगे और इनके बारे में कि इनकी थ्योरी क्या थी और इनका जो व्यू था वो क्या था, ये चीज़ें आपको बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमेशा आपके माइंड में क्लियर हो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो अब जैसे ये बोल रहे हैं कि बहुत सारे हमने पीछे पढ़े थे, जिसमें एक था जेस्टॉल्ट अप्रोच। जेस्टॉल्ट अप्रोच अगर आपको याद हो तो वो होलिज्म की बात करते हैं कि हमारा जो व्यू होता है, परसेप्शन होता है चीज़ों को लेके, वो होलिस्टिक होता है। हम चीज़ों को एज अ होल कंप्लीट देखते हैं। ऐसे ही फिर हमने स्ट्रक्चरिज्म की बात करी थी, जहाँ पे इन्होंने बात की थी कि स्ट्रक्चर ऑफ माइंड को स्टडी करते हैं। तो अब यहाँ पे कह रहे हैं कि इन दोनों के जो एस्पेक्ट्स हैं ना, इन दोनों को कंबाइंड करके एक नया पर्सपेक्टिव आया था जिसको बोलते हैं कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव। ठीक है, और कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव का मतलब है कि हम चीज़ों के बारे में कैसे जानते हैं, वर्ल्ड के बारे में कैसे जानते हैं, क्योंकि कॉग्निशन वर्ड से कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव आया है। और कॉग्निशन क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ नोइंग। जैसे कि कॉग्निशन के अंदर क्या क्या चीज़ें आती है, हम सोचते हैं उसको भी कॉग्निशन बोलते हैं। चीज़ों को समझना, परसीव करना, कैसे देख हमारी सेंसेस कैसे परसीव करती हैं, चीज़ों को मेमोराइज करना, प्रॉब्लम सॉल्व करना, डिसीजन मेकिंग लेना, अदर मेंटल प्रोसेसेस में और चीज़ें भी आ जाती है, जैसे किसी की रीजनिंग कर पाना, किसी का लॉजिक दे पाना, डिसाइड कर पाना, चीज़ों के ऊपर सोच पाना, एनालिसिस कर पाना, क्रिटिकल थिंकिंग। ये जितने भी आप जो प्रोसेसेस सुन रहे हो जिनको हम मेंटल प्रोसेसेस बोलते हैं, वो सारा कॉग्निशन होता है। ठीक है, तो कॉग्निशन ही ऐसी चीज़ है जो हमें डील करने में हेल्प करता है अपने एनवायरनमेंट से। और ये व्यू आया है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम से। जो हमने स्टार्टिंग में दो टाइप सिस्टम पढ़े थे, उसमें से एक था इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम, जो ये बात करता है कि हमारा माइंड काम कैसे करता है, उस चीज़ के ऊपर फोकस करना। तो जो कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव है वो इस चीज़ के ऊपर फोकस करता है कि हमारा माइंड काम कैसे करता है, कॉग्निशन कैसे काम करता है। ठीक है, तो इस व्यू के अकॉर्डिंग क्या है, माइंड इज लाइक अ कंप्यूटर, इट रिसीव, प्रोसेसेस, ट्रांसफॉर्म, स्टोर एंड रिट्रीव इंफॉर्मेशन। तो ये वाला व्यू क्या कह रहा है कि हमारा माइंड एक कंप्यूटर की तरह, जैसे कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन डाल देते हैं, वो उसको रिसीव करता है, वो इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है, ट्रांसफॉर्म करता है, स्टोर कर लेता है। ठीक है, और जब हमें चाहिए होता है तो वो दोबारा से इंफॉर्मेशन वापस हमें ला के दिखा देता है। तो हम चीज़ों को दोबारा से याद कर सकते हैं, मेमोराइज कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, रिट्रीव कर सकते हैं। तो ये हमारे जो ये वाला पर्सपेक्टिव है, कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव, ये हमारे माइंड को कंप्यूटर से रिलेट कर रहा है, इसीलिए इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम से यहाँ पे रिलेट करा हुआ है। अब जो हमारी मॉडर्न साइकोलॉजी है, यहाँ से देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ से शुरू हो गया है, इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ यहाँ से शुरू हो गया आपका, बहुत ध्यान से देखना। मॉडर्न साइकोलॉजी जो है, कॉग्निटिव साइकोलॉजी, जो कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव से आई है, व्यूज ह्यूमन बींग्स इज एक्टिवली कंस्ट्रक्टिंग देयर माइंड्स थ्रू देयर एक्सप्लोरेशन इनटू फिजिकल एंड सोशल वर्ल्ड। कि हम अपने माइंड को एक्टिवली कंस्ट्रक्ट करते रहते हैं, चीज़ों को सीखते रहते हैं, हमारा माइंड कंस्ट्रक्ट होता रहता है, ग्रो होता रहता है, उसमें चीज़ें स्टोर होती रहती हैं, ट्रांसफॉर्मेशन होती रहती है इंफॉर्मेशन की। अब इसको आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कंपेयर करो। आज के टाइम पे जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, अपने आप लर्न करती है, चीज़ों को सीखती है, उसके अकॉर्डिंगली डेवलप होता रहता है। तो इसी तरीके से हमारा माइंड जो है वो भी कंस्ट्रक्ट करता रहता है सोशल वर्ल्ड को समझने के लिए, धीरे धीरे उसमें चीज़ें बनती रहती हैं। ठीक है, इस व्यू को बोलते हैं कंस्ट्रक्टिविज्म। कहाँ से बेस लिया है? कॉग्निशन से बेस लिया है, कि जो हमारी कॉग्निटिव एक्टिविटीज़ हैं उसके थ्रू हम अपने वर्ल्ड को समझते हैं और हमारा जो माइंड है वो कंस्ट्रक्ट होता रहता है, उसके अंदर चीज़ें ऐड होती रहती हैं, वो धीरे धीरे एक बिल्डिंग की तरह कंस्ट्रक्ट होता रहता है। इस व्यू को सपोर्ट करते हैं पियाजे और वाइगॉट्स्की, दोनों ही कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं।
हम इनको कंस्ट्रक्टिविस्ट साइकोलॉजिस्ट बोलते हैं, क्योंकि ये दोनों ही इस व्यू को सपोर्ट करते हैं कि हमारा माइंड कंस्ट्रक्ट होता रहता है। लेकिन दोनों की थ्योरी सेम नहीं है, दोनों की थ्योरी में बहुत फ़र्क है। पियाजे क्या बोलते हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट का इन्होंने जो डिस्कशन करी थी उसमें बोला था कि जो बच्चे का माइंड होता है वो कंस्ट्रक्टिविस्ट डेवलपमेंट होती है, और वो बच्चा धीरे धीरे अपने वर्ल्ड को समझता रहता है, माइंड जो है वो कंस्ट्रक्ट होता रहता है, ठीक है। फिर वाइगोट्स्की ने और ज़्यादा इस चीज़ को एक्सपैंड किया था और कहा था कि जो ह्यूमन माइंड है वो सिर्फ अपने आप कंस्ट्रक्ट नहीं होता, उसमें सोशल और कल्चरल प्रोसेसेस भी काम करते हैं। यानी कि जब वो बच्चा किसी से इंटरेक्ट करता है, इस चीज़ को आप बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मान के चलो, जॉइंट इंट्रैक्शन बिटवीन एडल्ट एंड चिल्ड्रन। तो बच्चे की और एडल्ट की जब जॉइंट इंट्रैक्शन होती है, बच्चे के साथ कोई बड़ा बात करता है, इंटरेक्ट करता है, या उसके साथ खेलता है, या उसको चीज़ें करनी सिखाता है, कोई स्किल सिखाता है, समझाता है, तो वो जो भी इंट्रैक्शन होती है उससे बच्चे का माइंड जो है वो चिल्ड्रन एक्टिवली कंस्ट्रक्ट करते हैं अपने माइंड को, ठीक है। तो जॉइंट कल्चरल कंस्ट्रक्शन एंड emerges as a result of interaction between children and adult। अब देखो ये दोनों ही कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं, पियाजे भी कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं और वाइगोट्स्की भी कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं, लेकिन दोनों की थ्योरी में फ़र्क इतना है कि पियाजे ने यहाँ पे किसी इंट्रैक्शन की बात ही नहीं करी है। उन्होंने बस इतना बोला है कि बच्चे का माइंड अपने आप ही कंस्ट्रक्ट होता रहता है, जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है और उसके एनवायरनमेंट में वो जो चीज़ें होती हैं जिनसे वो खेलता है और जिनको वो एक्सपीरियंस करता है, उससे उनका माइंड धीरे धीरे कंस्ट्रक्ट होता रहता है बच्चों का अपने आप ही, ठीक है। लेकिन वाइगोट्स्की कह रहे हैं अपने आप नहीं होता है, वहाँ पे जॉइंट इंट्रैक्शन की ज़रूरत होती है और वो कल्चरली स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन होनी चाहिए, सोशल और कल्चरल प्रोसेस होना चाहिए, ठीक है। कल्चरल प्रोसेस मतलब जिस जगह पे वो रहता है वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा है उस पर डिपेंड करता है। इसीलिए तो हर कल्चर या हर सोसाइटी के अलग अलग जगह के लोगों की अलग अलग तरह से डेवलपमेंट होती है। तो दोनों ही कंस्ट्रक्टिविज्म बोल रहे हैं, लेकिन अपना दोनों का मानना अलग अलग है कि किसके कंस्ट्रक्टिविज्म में एक जगह पे एडल्ट की इंट्रैक्शन ज़रूरी है, वाइगोट्स्की कह रहे हैं और पियाजे कह रहे हैं नहीं है। उसके बाद कंस्ट्रक्टिविज्म के बाद जो अगला आपका टॉपिक है इसमें वो डेवलपमेंट ऑफ साइकोलॉजी इन इंडिया है। इन इंडिया क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इससे पहले हमने जो भी स्कूल ऑफ साइकोलॉजी पढ़े हैं, स्ट्रक्चरिज्म, फंक्शनलिज्म और उसके बाद बिहेवियरिज्म, जेस्टॉल्ट साइकोलॉजी और कंस्ट्रक्टिविज्म, ये सारे वेस्टर्न कॉन्सेप्ट हैं, बाहर से आए हैं। और जितने भी हमने नाम पढ़े साइकोलॉजिस्ट के, आपने देखा होगा सारे वेस्टर्न साइकोलॉजिस्ट हैं। अब जो है इंडियन साइकोलॉजी की बात कर रहे हैं, तो इंडियन साइकोलॉजी में भी अनफॉर्चुनेटली philosophical roots in the Indian tradition have not influenced the development of modern psychology in India। अब हम क्योंकि मोस्टली जो हम साइकोलॉजी पढ़ते हैं वो हम पढ़ते हैं वेस्टर्न साइकोलॉजी, तो ये कह रहे हैं कि जितनी भी डेवलपमेंट जो मॉडर्न साइकोलॉजी की इंडिया में हुई है उसमें इंडियन फिलोसफिकल सिस्टम का इतना ज़्यादा रोल या इन्फ्लुएंस नहीं रहा है। अनफॉर्चुनेटली वो सारा जो डोमिनेट किसने किया है, वेस्टर्न साइकोलॉजी ने डोमिनेट किया हुआ है। तो जितनी भी चीज़ें हम साइकोलॉजी में यूजुअली जो हम पढ़ते हैं वो सारा डोमिनेटेड कहाँ से है, वेस्टर्न साइकोलॉजी से डोमिनेटेड है, नॉट इंडियन साइकोलॉजी, ठीक है। इसमें आगे ये बता रहे हैं कि जो चीज़ें मैंने हाईलाइट करी हुई हैं ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, आप इनको देख देख के हाईलाइट कर सकते हो, अपनी बुक में भी नोट कर सकते हो। तो अब यहाँ पे कह रहे हैं मॉडर्न एरा ऑफ इंडियन साइकोलॉजी कब स्टार्ट हुई थी, व्हेन द डिपार्टमेंट ऑफ फिलोसफी एट कैलकाटा यूनिवर्सिटी वेयर द फर्स्ट सिलेबस ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी वाज इंट्रोड्यूस्ड। तो पहली बारी साइकोलॉजी की जो लैब थी वो यहाँ पे बनी थी 1915 में, ठीक है। और पहला सिलेबस जो इंट्रोड्यूस हुआ था वो एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी का इंट्रोड्यूस हुआ था, तब से स्टार्ट हुआ मॉडर्न साइकोलॉजी इंडिया में। और ये डिपार्टमेंट ऑफ फिलॉसफी के उसमें था, अंडर था, बिकॉज पहले फिलॉसफी ही थी, साइकोलॉजी तो थी नहीं, फिलॉसफी को ही फादर ऑफ साइकोलॉजी बोला जाता है। तो जब ये एक्चुअली में साइंटिफिकली टेस्टिंग होने लगी और साइंटिफिक स्टडी होने लगी तो साइकोलॉजी को अलग से एक इम्पॉर्टेंस मिलने लगी एज अ सब्जेक्ट, एज अ डिसिप्लिन। तो इसीलिए यहाँ पे जो शुरुआत हुई थी कैलकाटा यूनिवर्सिटी में
जब एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी का सिलेबस इंट्रोड्यूस करा और फिर लैब भी बनाई गई, क्योंकि जब साइकोलॉजी बच्चे पढ़ेंगे तो उनको लैब की भी ज़रूरत होगी, ठीक है। उसके बाद एक और डिपार्टमेंट आया अगले ही साल, डिपार्टमेंट ऑफ अप्लाइड साइकोलॉजी। नहीं, यहाँ पे कह रहे हैं कि देन कैलकाटा यूनिवर्सिटी स्टार्टेड द फर्स्ट डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी। एक्चुअली क्या हुआ, पहले तो ये डिपार्टमेंट ऑफ फिलोसफी में ही था, लेकिन नेक्स्ट ईयर इन्होंने डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी अलग से बना दिया, तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट थी कि अलग डिपार्टमेंट बन गया। उसके बाद 1938 में क्या आया था, डिपार्टमेंट ऑफ अप्लाइड साइकोलॉजी। तो धीरे धीरे ये एक्सपैंड हो रहा है। फिर बिगनिंग ऑफ मॉडर्न एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी जो था, उन्होंने यूनिवर्सिटी में वो इंडियन साइकोलॉजिस्ट के थ्रू बहुत ज़्यादा जो था उनको इन्फ्लुएंस करा गया, जैसे डॉक्टर NN सेन गुप्ता है जो हु वॉज ट्रेंड इन USA इन द एक्सपेरिमेंटल ट्रेडिशन ऑफ वुंड। ये कुछ नाम है इंडियन साइकोलॉजिस्ट के जो आपको ध्यान रखने हैं। तो एक तो डॉक्टर NN सेन गुप्ता है, प्रोफेसर G बोस है जो फ्रॉइडियन साइकोलॉजी में ट्रेंड थे, और इन्होंने क्या किया था, प्रोफेसर बोस एस्टैब्लिश इंडियन साइको एनालिटिकल एसोसिएशन IPA इन 1922। तो कुछ चीज़ें हैं यहाँ पे जो आपको मार्क कर लेनी है, ठीक है। तो इंडियन साइको एनालिटिकल एसोसिएशन इन 1922 किसने स्टार्ट की थी, प्रोफेसर बोस ने। तो 2-3 नाम है, ज़्यादा नहीं है। जैसे हम वेस्टर्न साइकोलॉजी में काफ़ी सारे नाम याद कर लेते हैं, हमें यहाँ पे इंडियन साइकोलॉजिस्ट के भी कुछ नाम याद रखने हैं, डॉक्टर NN सेन गुप्ता, प्रोफेसर G बोस। उसके बाद ये सारी धीरे धीरे अलग अलग जगहों पे अलग अलग यूनिवर्सिटी में जो है साइकोलॉजी के डिपार्टमेंट स्टार्ट होते गए, ये सारी चीज़ें यहाँ पे इन्होंने दी हैं। फिर दुर्गानंद सिन्हा इन हिज बुक साइकोलॉजी इन अ थर्ड वर्ल्ड कंट्री, इनकी एक बुक आई थी, ये आप नाम हो सकता है आपको MCQ में पूछा जाए तो ध्यान रखना, इनकी बुक का नाम है साइकोलॉजी इन अ थर्ड वर्ल्ड कंट्री, ठीक है। तो थर्ड वर्ल्ड कंट्री यानी कि इन्होंने किसकी बात करी है, इंडिया की बात करी है, थर्ड वर्ल्ड कंट्री की। तो यहाँ पे ये बता रहे हैं कि जो किस तरीके से इंडिया में जो है साइकोलॉजी का जो है वो इंट्रोडक्शन हुआ और यहाँ पे किस तरीके से ये धीरे धीरे एक्सपैंड होती गई। तो यहाँ पे इन्होंने बोला है कि पहले फेज़ में इंडिपेंडेंस तक क्या था, एम्फेसिस ऑन एक्सपेरिमेंटल साइको एनालिटिकल एंड साइकोलॉजिकल टेस्टिंग में। तो पहला फेज़ बता रहे हैं इन्होंने फेज़ में डिवाइड कर दिया है 4 फेजेस में, ठीक है। तो 4 फेजेस में डिवाइड कर दिया। पहला फेज़ था इंडिपेंडेंस तक। तो इंडिपेंडेंस तक क्या होता था, साइकोलॉजी में एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी, साइको एनालिसिस, साइकोलॉजिकल टेस्टिंग, रिसर्च, इन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता था। फिर उसके बाद आया दूसरा फेज़। सेकेंड फेज़ में क्या हुआ 1960 में, वॉज अ फेज ऑफ एक्सपेंशन ऑफ साइकोलॉजी इनटू डिफरेंट ब्रांचेज ऑफ साइकोलॉजी। तो फर्स्ट फेज़ आपका था इंडिपेंडेंस तक, दिस इज फर्स्ट फेज़ टिल इंडिपेंडेंस। यहाँ पे तो फोकस कहाँ था, एक्सपेरिमेंट और टेस्टिंग पे था। सेकेंड फेज़ जो आया वो टिल 1960 तक था। 1960 में डिफरेंट ब्रांचेज ऑफ साइकोलॉजी बनने लगी, अलग अलग ब्रांचेज में डिवाइड होने लगा साइकोलॉजी। ड्यूरिंग दिस फेज इंडियन साइकोलॉजिस्ट शो डिज़ायर टू हैव इंडियन आइडेंटिटी बाय सीकिंग टू लिंक वेस्टर्न। अब यहाँ पे इंडियन साइकोलॉजिस्ट ने इंडियन और वेस्टर्न साइकोलॉजी को आपस में लिंक करना शुरू कर दिया, ठीक है। तो साइकोलॉजी इन इंडिया सॉट टू बिकम रेलेवेंट फॉर इंडियन सोसाइटी इन द पोस्ट 1960। अब जो थर्ड फेज था 1960 के बाद, उसमें क्या हुआ, प्रॉब्लम ऑफ इट इज़ द प्रॉब्लम ओरिएंटेड रिसर्च फेज। दिस इज द थर्ड फेज, फेज 3। यहाँ पे इन्होंने कोशिश किया कि जो वेस्टर्न साइकोलॉजी है उसको इंडियन कंटेक्स्ट में चेंज करके देखा जाए, क्योंकि जितनी भी साइकोलॉजिकल थ्योरीज थी या जो भी टेस्ट वगैरह यूज़ हो रहे थे साइकोलॉजी में, जो भी काम हो रहा था वो सारा वेस्टर्न कंटेक्स्ट पे था, मतलब कि वहाँ के लोगों के लिए और वहाँ के एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग था। और वहाँ की लोगों की प्रॉब्लम्स अलग तरह की होती हैं, वहाँ का एनवायरनमेंट अलग होता है, वहाँ का कल्चर अलग होता है। वो थ्योरीज और वो सारे टेस्ट और वो सब चीज़ें ना कल्चर बायस्ड थे। कल्चर बायस्ड का मतलब है कि वो उन्हीं के कल्चर के लिए बेटर थे, हमारे कल्चर पे सूट नहीं कर रहे थे। लेकिन जब 1960 के बाद तीसरा फेज़ आया तो हमारे साइकोलॉजिस्ट ने कोशिश करी कि उसी साइकोलॉजी को इंडियनाइज किया जाए थोड़ा सा, और इंडियन कंटेक्स्ट से ज़्यादा रिलेट कर पाएँ। तो ज़्यादा फोकस हो गया कि हमारे इंडियन सोसाइटी की प्रॉब्लम्स को हम कैसे टैकल करेंगे, उसी साइकोलॉजी को इंडियन साइकोलॉजी से लिंक करके। तो वेस्टर्न और इंडियन का फ्यूजन, लेकिन
कंटेक्स्ट क्या होगा, इंडियन कंटेक्स्ट होगा, मतलब जो इंडियन लोगों की प्रॉब्लम्स हैं या जो इंडिया के कल्चरल और एनवायरमेंटल इश्यूज हैं उससे रिलेटेड हम जो है उसके ऊपर काम करेंगे। ओके, तो द लिमिटेशन ऑफ एक्सेसिव डिपेंडेंस ऑन वेस्टर्न साइकोलॉजी फॉर अर सोशल कंटेक्स्ट वो ये रियलाइज किया गया कि हम कितने ज़्यादा वेस्टर्न साइकोलॉजी के ऊपर डिपेंडेंट हैं। हमारी इंडियन साइकोलॉजी जो है वो पूरी की पूरी वेस्टर्न साइकोलॉजी के ऊपर बेस्ड है, हम कितने डिपेंडेंट हैं उनके ऊपर, हम इंडिपेंडेंटली अपनी खुद की अपनी साइकोलॉजी को क्यों नहीं डेवलप कर रहे हैं। ठीक है, फिर इसीलिए काफ़ी सारी रिसर्च हुई और काफ़ी सारी रिसर्च करके न्यू आइडेंटिटी ऑफ साइकोलॉजी इन इंडिया लेड टू द फेज ऑफ इंडिजिनाइजेशन। सो दिस वाज योर फोर्थ फेज 4। इंडिजिनाइजेशन का मतलब है अपनी खुद की इंडिया की साइकोलॉजी, अपने खुद की, अपने देश की, अपनी जगह की जो है इस फेज में साइकोलॉजी को इंडिजिनाइजेशन किया गया, जिसमें इन्होंने वेस्टर्न फ्रेमवर्क को रिजेक्ट करना शुरू कर दिया और अपनी खुद की साइकोलॉजी को डेवलप करना शुरू किया। तो इंडियन साइकोलॉजी स्ट्रेस द नीड फॉर डेवलपिंग एंड अंडरस्टैंडिंग बेस्ड ऑन द फ्रेमवर्क विच वॉज कल्चरली एंड सोशली रेलिवेंट। कौन से कल्चर से रेलिवेंट हो, इंडियन कल्चर से रेलिवेंट हो। तो ऐसी ही साइकोलॉजी डेवलप करी जाए, ऐसा फ्रेमवर्क बनाया जाए जो हमारे इंडिया के कल्चरल और हमारे सोशल एनवायरनमेंट से ज़्यादा रिलेटेड हो। तो जो जितने भी साइकोलॉजिकल अप्रोचेस बनने लगी वो इंडियन साइकोलॉजी में वो हमारे खुद के एंशियंट टेक्स्ट और स्क्रिप्चर से ले जानी शुरू करी गई। ठीक है, तो क्योंकि ये इंडिजिनस साइकोलॉजिस्ट थी जो इंडियन कल्चर से निकलना शुरू हुआ, इसके अंदर हमारी इंडियन जो साइकोलॉजी थी बेस्ड ऑन द इंडियन ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम। अब यहाँ पे वेस्टर्न साइकोलॉजी का कोई रोल नहीं था, हमारी जो इंडिजिनस साइकोलॉजी थी हमारी इंडिया की वो बेस्ड किस पे थी, ट्रेडिशनल नॉलेज, हमारी इंडियन ट्रेडिशनल नॉलेज के ऊपर बेस्ड थी। एंड इन चीज़ों को ज़्यादा एम्फेसिस जो था वो कॉन्टेक्सचुअल एम्फेसिस था, मतलब कॉन्टेक्सचुअल मतलब हमारे एनवायरनमेंट से रिलेटेड था, हमारे सोशियो और कल्चरल कंटेक्स्ट के ऊपर बेस्ड था। ठीक है, तो ये इस तरीके से 4 फेजेस हमने पढ़े। इसमें एक बार दोबारा देख लेते हैं कौन से 4 फेजेस हमने पढ़े। पहला फेज यहाँ पे था, कह रहे हैं पहला फेज था टिल इंडिपेंडेंस था पहला फेज, जहाँ पे ज़्यादा फोकस किस पे था, एक्सपेरिमेंटल। मैं दूसरे कलर से करके दिखा देती हूँ यहाँ पे आपको ताकि क्लियर हो जाए। पहला फेज ये वाला है फेज 1, जहाँ पे एक्सपेरिमेंटल और साइकोएनालिटिकल और रिसर्च के ऊपर ज़्यादा फोकस था। ये कौन से वाले वो है, वेस्टर्न साइकोलॉजी में जो हमने पढ़े, जितनी भी वेस्टर्न साइकोलॉजी में जो भी चीज़ें हो रही थी उसके ऊपर बात कर रहे हैं ये। ठीक है, अभी इंडियन साइकोलॉजी तो आई नहीं थी। फिर क्या हुआ, उसके बाद इंडिपेंडेंस के बाद दूसरा फेज स्टार्ट हुआ जो 1960 तक चला, ये दूसरा फेज था। यहाँ पे साइकोलॉजी की डिफरेंट ब्रांचेज आनी शुरू हुई। ठीक है, फिर उसके बाद थर्ड फेज स्टार्ट कब हुआ, तीसरा फेज यहाँ से स्टार्ट हुआ, जहाँ पे इनको ये रियलाइज़ होने लगा कि हमारी जो इंडियन सोसाइटी है उसके ऊपर हमने काम करना पड़ेगा, क्योंकि प्रॉब्लम ओरिएंटेड रिसर्च के ऊपर काम करना पड़ेगा कि जो हमारी इंडिया की प्रॉब्लम्स हैं उनके ऊपर रिसर्च करना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक जो हम पढ़ते आ रहे हैं वो हमारी इंडिया की प्रॉब्लम्स के ऊपर बिल्कुल सूट नहीं कर रहा है। इंडियन लोगों की परेशानियाँ कुछ और हैं और हम जो साइकोलॉजी पढ़ते आ रहे हैं वो तो बाहर के लोगों के लिए बनी हुई है। ठीक है, तो ये तीसरे फेज में इनको अपनी लिमिटेशन जो है वो रियलाइज़ हुई। उसके बाद जब इन्होंने अपनी खुद की साइकोलॉजी, इंडिया की साइकोलॉजी जो आई थी जिसको हम इंडिजिनाइजेशन कहते हैं, वो हमारा चौथा फेज था, जहाँ पे इन्होंने बहुत सारी चीज़ें डेवलप करी, अलग अलग जो नॉलेज कहाँ से ली, हमारे जितने भी पुराने एंशियंट टेक्स्ट हैं, स्क्रिप्चर्स हैं, वहाँ से, हमारी इंडियन फिलॉसफी से, और अपने खुद के कल्चरल एक्सपेरिमेंट और कल्चरल टेस्ट वगैरह डेवलप करे। तो इस तरीके से यहाँ पे चौथा फेज शुरू हुआ। ठीक है, तो अब ये यहाँ पे जस्ट एक जनरल बताया जा रहा है कि जैसे जितने भी साइकोलॉजिस्ट थे वो बच्चों के लिए ही नहीं, इसके अलावा हॉस्पिटल में एज अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट या कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन में HR डिपार्टमेंट में भी काम करते रहे हैं। फिर उसके बाद धीरे धीरे ये जैसे इनकी जो करियर ग्रोथ है वो काफ़ी होने लगी, इसको हम बाद में भी डिटेल में देखेंगे।
तो अब आता है आपका ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी। तो ये हमने देखा था सेकंड फेज जो हुआ था उसमें ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी आई थी। तो वो ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी कौन कौन सी आई थी, क्योंकि ब्रांचेस बहुत सारी हैं साइकोलॉजी में भी। तो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रांचेस। पहला है कॉग्निटिव साइकोलॉजी। तो यहाँ पे आपका ये बता रहे हैं यहाँ पे कि फिर उसके बाद क्या हुआ कि अब तो ये डाइवर्स प्रोफेशनल एरियाज़ में यूज़ होती है साइकोलॉजी इंडिया में। जो मॉडर्न साइकोलॉजी है इंडिया में भी कई जगह पे लोग एज अ साइकोलॉजिस्ट काम कर रहे हैं। कुछ तो बच्चों के साथ तो करते ही हैं, जो चाइल्ड स्पेशलिस्ट होते हैं या चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड होते हैं उनके लिए जो होते हैं। उसके अलावा भी लोग हॉस्पिटल्स में काम कर रहे हैं एज अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, और कॉरपोरेट ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं एचआर डिपार्टमेंट के साथ, एडवर्टाइजिंग डिपार्टमेंट में काम करते हैं, स्पोर्ट्स उसमें इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, आईटी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। तो आज के टाइम पे इंडिया में जो करियर स्कोप है साइकोलॉजी का वो बहुत ज़्यादा वास्ट है। सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि बाहर ही, इंडिया में भी बहुत ज़्यादा इसकी डिमांड है, रिक्वायरमेंट है। तो इतना ज़्यादा इंडिया में जो है इसको एक तरीके से जो वैल्यू है वो इसकी इतनी बढ़ गई है इस सब्जेक्ट की, डिसिप्लिन की। और फाइनली दिस इज़ नाउ मॉडर्न साइकोलॉजी विच वी आर स्टडिंग इन इंडिया, जिसमें ना सिर्फ वेस्टर्न का बल्कि हमारी इंडियन साइकोलॉजी का भी बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है। सो दिस इज़ इट। अब नेक्स्ट टाइम से हम ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी के बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। टिल देन कीप वॉचिंग एंड कीप शेयरिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।